हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट बताऊंगा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। किस रेट पे टैक्सेशन होगी, किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम की टैक्सेशन इनकम टैक्स में होती है, इनकम टैक्स में किस को एग्रीकल्चर इनकम माना गया है, एग्रीकल्चर लैंड क्या है, टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको और बताने वाला हूं। अगर आप इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर लें। आइए देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन डिफाइंड है सेक्शन 2IA में। सेक्शन कहता है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। हाँ जी, यहाँ पे डेफिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कोई रेंट हो सकता है या फिर रेवेन्यू हो सकता है। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड किसी को रेंट पे दे दी है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस तो वो रेंटल इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में फॉल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेफिनेशन का लैंड। हाँ जी, लैंड का होना बहुत ज़रूरी है और वो रेंट या रेवेन्यू डिराइव होना चाहिए लैंड से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होना बहुत ज़रूरी है और ये लैंड का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए होना कंपलसरी है। मतलब कि रेंट और रेवेन्यू हो सकता है, लैंड होना ज़रूरी है, इंडिया में सिचुएटेड होना ज़रूरी है और एक्टिविटी जो होगी उस पर वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस की एक्टिविटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक लैंड ले ली और जो इंडिया में भी सिचुएटेड है आप उस पर एक फैक्ट्री लगा के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए उस लैंड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस लैंड से जनरेट होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। जो लैंड है जो इंडिया में सिचुएटेड है, चाहे उससे रेंट आ रहा है या रेवेन्यू आ रहा है, वो आना चाहिए एग्रीकल्चरल पर्पसेस रिलेटेड एक्टिविटीज से। सेकेंड पार्ट देखते हैं डेफिनेशन का। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। सच लैंड का मतलब लैंड सिचुएटेड इन इंडिया बाय एग्रीकल्चरल operations including processing of agricultural produce raised or received as rent in kind so as to render it fit for the market or sale of such produce। लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है उससे कोई भी इनकम जब जनरेट होती है बाय डूइंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जिसमें शामिल हो सकती है प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट इज़ रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड। कभी कभी ये भी होता है कि फार्मर जो है, जो फॉर एग्जांपल एक फार्मर अपने खेत पे गेहूँ उगा रहा है और जो खेत का मालिक है उसने उसको रेंट के बदले में कुछ गेहूँ दे दिए, कुछ बोरी दे दी गेहूँ की, तो जो ओनर को इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेंट इन काइंड उसको रिसीव हो रहा है। अब वो जो प्रोसेसिंग होगी वो किस कारण से होगी? वो प्रोसेसिंग जो होगी वो होगी टू मेक दैट प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। उस प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करने के लिए रेडी करना, उस जो आप एग्रीकल्चर लैंड पे जो प्रोड्यूस होगा। थर्ड पार्ट जो है डेफिनेशन का कहता है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस। हाँ जी, फार्म हाउस पे जो इनकम एट्रीब्यूटेबल होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आ सकती है। बट यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। मतलब कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो बिल्डिंग है फार्म हाउस की, वो उसके बिल्कुल नज़दीक होनी चाहिए। इट शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। अगर वो उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं है, कहीं और है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पर एक स्टैंड अलोन सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस बना हुआ है, कोई स्पेयर लैंड नहीं है एग्रीकल्चर की, तो इस फार्म हाउस से जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में नहीं फॉल होगी, वो डेफिनेशन से बाहर चली जाएगी और आपको एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट इस फार्म हाउस पर नहीं मिलेगा। तो फार्म हाउस से होने वाली जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम कब मानी जाएगी? जो लैंड है वो उसकी इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए, मतलब फार्म हाउस और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। और जो फार्म हाउस का इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा या तो ड्वेलिंग हाउस के लिए या फिर स्टोर हाउस के लिए। स्टोर हाउस का मतलब है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको स्टोर करने के लिए, और अदर आउट बिल्डिंग, और कोई
अदर रिलेटेड आउट बिल्डिंग के पर्पस के लिए भी आप फार्म हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन एग्रीकल्चर इनकम की। वाई एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जेम्प्ट। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एग्रीकल्चर इनकम भी एक तरह की इनकम है, फ़ायदा है, मुनाफा है, बेनिफिट है, तो इस इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है? टेक्निकली लॉ के हिसाब से इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं लगाया जाता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टैक्स। द रीजन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। इनकम टैक्स का जो दायरा है वो सेंट्रल टैक्सेशन में फॉल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सक्लूसिव पावर देता है एग्रीकल्चर पे टैक्स लॉज बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उससे स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा कनेक्टेड है। रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होता है कि वहाँ पर्टिकुलर कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सक्लूसिव पावर्स दी हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टैक्सेशन। इन सम केसेस एग्रीकल्चर इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिटरमाइन टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, इसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन टैक्सेशन। ये मैं आपको डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं और किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम जो है वो दूसरी इनकम के साथ जोड़ दी जाती है और उस पर किस तरीके से टैक्स निकाला जाता है। अगर आप एक एसएससी हैं और आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होती है तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और साथ साथ आप कोई और बिजनेस भी करते हैं या फिर आपको और किसी दूसरे नेचर की इनकम भी होती है तो हो सकता है आपको टैक्स देना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन टैक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2009-10 इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। असेसमेंट ईयर 2009-2010 से जो भी इनकम होगी सैपलिंग और सीडलिंग जो कि ग्रो करेंगे नर्सरी में, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। सरप्लस अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। हाँ जी, ये जो है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता कि आपने अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची और उस पर आपको गेन हुआ तो वो एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। नहीं, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है टैक्सेशन का और इनकम जनरेशन का, कि आपने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो किसी को बेच दी और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। दो एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पे विद रेस्पेक्ट टू सम कंडीशंस जो है वो टैक्स नहीं लगता है, पर अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अगर एक विद इन द सर्टेन लेवल ऑफ म्यूनिसिपल लिमिट्स, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है दैट व्हाट इज़ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपको ये जानना है तो आप उस चैनल पे उस वीडियो को सर्च करके उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो वो एग्रीकल्चर लैंड अगर म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स की में एक पर्टिकुलर लिमिट में फॉल होती हैं तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। अगर बियॉन्ड दैट फॉल होती हैं तो उनको एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा। और एग्रीकल्चर लैंड के सेल पर जो है वो कैपिटल गेन अगर अराइज होगा तो वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक कैपिटल एसेट इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं होती है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पे एक जो एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र करने पे जो मुनाफा होगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू कैन बी सेड टू बी डिराइव फ्रॉम लैंड ओनली इफ लैंड इज अफेक्टिव एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम। अब जब रेवेन्यू जो डिराइव होगा वो लैंड से होगा, ये कब माना जाएगा? जब वो जो रेवेन्यू डिराइव हो रहा है वो अफेक्टिव और इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम होगा फ्रॉम द लैंड, तभी ये माना जाएगा कि जो रेवेन्यू है वो लैंड से डिराइव हुआ है, एंड नॉट द इनडायरेक्ट एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। When income is derived indirectly from land, it cannot be said to be rent or revenue derived from the land। अगर जो इनकम है वो लैंड से इनडायरेक्टली डिराइव होती है या फिर पैसिवली डिराइव होती है या फिर लैंड उसका इमीडिएट सोर्स नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम जो है, जो इनकम जो रेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, रेवेन्यू के फॉर्म में भी हो सकती है, मान लिया जाएगा कि वो लैंड से डिराइव नहीं हुई है।
इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ विद रिलेवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। डिविडेंड पेबल बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। हाँ जी, एक कंपनी है जो डिविडेंड देती है अपनी एग्रीकल्चर इनकम से, तो ये जो डिविडेंड की जो इनकम है शेयर होल्डर्स के हैंड्स में, ये नहीं माना जाएगा कि ये इनकम जो है लैंड से डिराइव हुई है एज अफेक्टिव एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम। In this case, effective and immediate source of income is shareholding but not the land, as affirmed by the Honorable Supreme Court in case of Bacha F. Guzdar versus Commissioner of Income Tax in the year 1955। मीनिंग ऑफ वर्ड एग्रीकल्चर। हाँ जी, अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है। द टर्म एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स के डेफिनेशन के क्लॉज में या फिर पूरे एक्ट में कहीं भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल पर्पसेस की डेफिनेशन जो है आपको एक्ट में नहीं मिलेगी। जब डेफिनेशन नहीं मिलती है तो हम उसकी नॉर्मल कॉमन इंटरप्रिटेशंस के उस पे रूल्स पे चले जाते हैं। सो द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बीन यूज्ड बोथ इन द नैरो सेंस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द फील्ड एंड इन द वाइडर सेंस ऑफ कंप्राइजिंग ऑल एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द लैंड। जब यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास एक्ट में नहीं है तो हम एग्रीकल्चर को जो इंटरप्रेट करेंगे वो नैरो सेंस में भी करेंगे और एक ब्रॉड सेंस में भी करेंगे। नैरो सेंस में इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ द फील्ड एंड ब्रॉड सेंस मीन्स इट कंप्राइजेज ऑल एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू agricultural produce for being on the land। ओनर्स ऑफ प्रूफ। हाँ जी, अब एग्रीकल्चर इनकम है, इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ये कौन प्रूव करेगा कि एक पर्टिकुलर इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है? हाँ जी, इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ है असेसी के ऊपर। अगर कोई भी क्वेश्चनिंग होती है, स्क्रूटनी आती है, कोई भी नोटिस आता है, इंक्वायरी आती है, इन्फॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट आपसे मांगता है तो यहाँ पे एसएससी के ऊपर ओनर्स जाता है कि वो ये प्रूव करे कि जो पर्टिकुलर इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। हाँ जी, रूल 8 ऑफ इनकम टैक्स की भी यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो कि एग्रीकल्चर इनकम से ही रिलेटेड है। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम, मान लीजिए एक फार्मर है जिसकी लैंड है, जिसकी एक बहुत बड़ी लैंड है, वो वहाँ पे टी की जो है वो फार्मिंग करता है, टी लीव्स वहाँ पे वो ग्रो करता है और उसकी एक जो है वो टी फैक्ट्री भी है। उन टी लीव्स को ले जाके टी फैक्ट्री में प्रोसेस करता है और वहाँ से जो टी होती है वो टी रेडी करके और मार्केट में सेल करता है। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल मैंने दिया आपको, कुछ लेवल ऑफ इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है बट 100% हम इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते। यहाँ पे कुछ लेवल की बिजनेस इनकम भी है और कुछ एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो ये कॉम्पोजिट प्रोसेस है जो कॉम्पोजिट इनकम जनरेट करता है, जो कि एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं रूल 8 इस तरह के की इनकम पर क्या कहता है। इनकम इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर डिराइव फ्रॉम बिजनेस आफ्टर मेकिंग परमिसिबल डिडक्शन। अब आप जब इस तरह की इनकम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर टी, जो कि रूल 8 हमें बताता है कि किस तरीके से ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जब फर्स्ट इंस्टेंस में आप इनकम कैलकुलेट कर लीजिए इस तरीके से कि ये पूरी बिजनेस इनकम है और उन सारे डिडक्शंस को उसमें से लेस कर दीजिए जो नॉर्मली बिजनेस में हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फार्मर ने कोई एक्सपेंस किया तो उस एक्सपेंस को उस इनकम में से लेस कर दीजिए और इस तरीके से सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करते जाइए कि आप बिजनेस इनकम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद जो इनकम आएगी वो 2 पार्ट में सेग्रीगेट हो जाएगी, जिसका पहला पार्ट होगा 40% ऑफ इनकम इज टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम और जो बैलेंस पार्ट होगा वो होगा 60% इज टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, इसकी बात करता है रूल 7A। मैन्युफैक्चर और रबर के केस में सबसे पहले जो इनकम होगी वो वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए आप जैसे आप बिज़नेस की इनकम कैलकुलेट करते हैं। सारे एक्सपेंसेस जो भी बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनको आप डिडक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो होगा इनकम के 2 पार्ट में सेग्रीगेशंस कर दिए जाएंगे। 35% ऑफ इनकम इज लायबल टू टैक्स एंड रिमेनिंग 65% इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। जो रिमेनिंग 65% इनकम होगी उसको एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। ग्रोइंग कॉफ़ी इन इंडिया, अगर कॉफ़ी ग्रो होती है इंडिया में तो अप्लाई होता है रूल 7B। हाँ जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटी की तरह इनकम डिराइव कर लीजिए, उसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दीजिए जो भी रिलेटेबल हैं। वहाँ पे वापस से 2 सेग्रीगेशन हो जाएंगे इनकम के। 25% ऑफ इनकम इज लायबल टू टैक्स एंड रिमेनिंग 75% इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम।
कॉफ़ी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। हाँ जी, ये एक स्टेज आगे का प्रोसेस है जहाँ पे कॉफ़ी ग्रो भी होती है, क्योर्ड भी होती है, रोस्टेड भी होती है और ग्राउंडेड भी होगी। मतलब कि एग्रीकल्चर का पार्ट कम हो गया और कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे बढ़ गई है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बिजनेस इनकम की तरह उसको कैलकुलेट कर लें और रिलेवेंट जो भी एक्सपेंसेस है उनको आप डिडक्ट कर दें। उसके बाद जो 40% ऑफ इनकम होगी दैट इज़ लाइबल टू टैक्स एंड रिमेनिंग 60% इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस केस में जो 40% इनकम होगी वो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा और 60% जो इनकम होगी उसको मान लिया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम है। आइए बात करते हैं अब पार्शली इंटीग्रेटेड टैक्सेशन के बारे में। ये टैक्सेशन कब एप्लीकेबल होगी? 3 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर पार्शली इंटीग्रेटेड टैक्सेशन में आप आते हैं। तो कंडीशन पहली ये है कि टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, HUF, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये पार्शियल इंटीग्रेटेड टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट कंपनी पर, पार्टनरशिप फर्म्स पर, LLPs पर अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, HUF के लिए है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए है और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए है। कंडीशन 2 कहती है द टैक्स पेयर हैज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। टैक्स पेयर की जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपये। तो अगर पार्शियल इंटीग्रेटेड टैक्सेशन का बेनिफिट लेना है तो दूसरी कंडीशन में आपको फॉल होना पड़ेगा। मतलब आपकी जो इनकम होगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए। कंडीशन 3 कहती है एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एक्सीड ₹5,000। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स पेयर की 5,000 रुपीज़ से एक्सीड कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए। अगर आपको पार्शियल इंटीग्रेटेड टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट पे अगर आप आते हैं तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरीके से उस टैक्स पेयर की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जिसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। दोनों इनकम्स जहाँ पर आती हैं वहाँ पे टैक्सेशन कैसे होगी? मान लीजिए एक SSC की एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख रुपीज़ और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपीज़। Add both agriculture income and non-agriculture income and calculate tax on it, that is tax on rupees 9 lakh is rupees 92,500. Add amount of basic exemption in agriculture income and calculate tax on it, that is tax on rupees 7,50,000. आप बेसिक एग्जेम्पशन दैट इज़ 2,50,000 जब आप एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करेंगे देन इट कम्स टू 7,50,000 और उस पर जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स आएगा 62,500 रुपीज़। टैक्स पेबल इज ₹92,500 माइनस 62,500 दैट इज ₹30,000। मतलब कि 92,500 में से आप 62,500 डिडक्ट कर दीजिए तो आपका ऊपर जो टैक्स पेबल होगा वो होगा 30,000 रुपीज़ का। यहाँ पे आप 30,000 रुपीज़ में 4% एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा 31,200 रुपये। दिस टैक्स इज पेबल बिफोर टेकिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो इस तरीके से पार्शियली इंटीग्रेटेड टैक्सेशन के केस में आप जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे टैक्स पेयर की जो इनकम है वो दोनों से है, एग्रीकल्चर से भी और नॉन एग्रीकल्चर से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लोगों के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक भी कर दें। थैंक यू। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, बाय।